जो फॉर्म लेआउट है, फॉर्म लेआउट के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। हेडर है, हेडर फॉर द डॉक्यूमेंट, टॉप के ऊपर जो है वो हेडर सेक्शन होता है। उसके बाद नेव सेक्शन है नेविगेशन लिंक के लिए, जैसे ये ना नेविगेशन लिंक है, नेविगेशन। फिर इसके बाद सेक्शन आता है, डिफाइंड सेक्शन इन डॉक्यूमेंट। आपकी मर्जी है, इस तरह सेक्शन कर ले, इस तरह कर ले, जैसे ये वाली साइड ऐसे बन गई HTML, ठीक है। इस तरह फिर आप अलग से सेक्शन बना सकते हो, नीचे फुटर आता है। तो डिफाइन आर्टिकल के अंदर जो है आप डिफाइन एंड इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट कर सकते हैं। सेक्शन के अंदर डिफाइन सेक्शन इन डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। फुटर में डिफाइन फुटर ऑफ डॉक्यूमेंट। डिटेल में डिफाइन एडिशनल डिटेल दैट यूजर कैन ओपन एंड क्लोज ऑन डिमांड। तो ये जो है इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस तरह का, आप किस तरह की वेबसाइट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप उसकी लेआउट बना सकते हैं। ठीक है। HTML की लेआउट की टेक्निक्स के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मल्टी कॉलम लेआउट के लिए वो उसके सबके फायदे भी हैं, प्रॉस एंड कॉन दोनों हैं। CSS फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, CSS फ्लोट प्रॉपर्टी, CSS फ्लेक्स बॉक्स और CSS ग्रिड। अब इसके अलावा ये हमारे पास जो लेआउट है, लेआउट इम्प्लीमेंट करने के लिए आप W3 CSS या बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं लेआउट के लिए। तो हमारे पास CSS के मुख्तलिफ फ्रेमवर्क भी हैं, जैसे W3 CSS या बूटस्ट्रैप भी है। तो पहला जो लेआउट है वो CSS फ्लोट लेआउट है। इट इज कॉमन टू डू एंटायर वेब layout using CSS float property. Float is easy to learn, you just need to remember how float and clear property work. इसमें दो चीजें हैं, float और clear। डिसएडवांटेज इसका क्या है, फ्लोटिंग एलिमेंट आर tied to the document flow which may harm the flexibility। क्या मतलब ये, यानी ये जो फ्लोट लेआउट है ये डॉक्यूमेंट के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फ्लो लेआउट कैसे होगी। फर्ज किया जैसे हमारे पास ये एक हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास इसको, अब जैसे डाटा यहाँ पे ऐसे है तो लेआउट आपको ऐसे नजर आ रहा है। अगर मैं इसका साइज कम करूँ तो लेआउट फ्लो, ये क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है ना, इसके अंदर इसका मतलब ये है कि डाटा कम ज्यादा होने से लेआउट चेंज हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। देख रहे हैं? ये लेआउट उसके अकॉर्डिंगली, ये हमारे पास इसका ये जो बिहेवियर है ये फ्लोटिंग लेआउट का है। अब इसके अंदर है क्या, इसको जरा देख ले। HTML है, हेड का टैग है, हेड में आपने जो ये कुछ चीज़ें डिफाइन किया, स्टाइल डिफाइन कर लिया कि बॉर्डर बॉक्स आपने लगाना है, बॉडी के अंदर आपने एरियल ये आपने फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर लिया। और हेडर के अंदर आपने क्या किया, एक बैकग्राउंड कलर ये 6 ये जो नज़र आ रहा है, सिटीज़ जो नज़र आ रहा है सेंटर में किया, इसका फ़ॉन्ट साइज 35 किया, इसको टेक्स्ट कलर वाइट किया। ठीक है। पैडिंग 30 पर, पैडिंग का भी आपको बताया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है बॉर्डर से जो डिस्टेंस है वो पैडिंग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आपने वो आप वो एरियाज बना लिए कि जो नेव है, आपने अभी देखा था कि नेविगेशन का जो पैन है उसकी सेटिंग्स की। ठीक है। उसके आपने फ्लोट लेफ्ट किया, इसको लेफ्ट पे फ्लोट किया, टॉप पे करते थे जैसे वो ये W3 स्कूल का आ रहा ऊपर नेविगेशन पैन वैसे बनेगा। उसकी विड्थ 30% किया। 30% का मतलब कि इस पूरी स्क्रीन का, इसका जिसकी विड्थ का 30% आपने इसको विड्थ दिया, हाइट दे दी इसकी 300 पिक्सल, बैकग्राउंड आपने दे दिया और पैडिंग दे दी। ठीक है। इसके बाद और इसके नेविगेशन के अंदर जो है आपने अनऑर्डर लिस्ट दी। स्टाइल में जो है अनऑर्डर लिस्ट में के लिस्ट स्टाइल जो है पैडिंग 0 करके जो हमारे पास ये लिस्ट बना दी। अब आर्टिकल के अंदर आपने क्या किया, आर्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स सेट की, प्ले पैडिंग दे दी, विड्थ दे दी, फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक दे दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया और इसकी हाइट दे दी। और इसके बाद सेक्शन आफ्टर हमारे पास जो पोर्शन है
उसका कंटेंट कुछ नहीं दिया, डिस्प्ले टेबल और क्लियर बोथ कर दिया। अब यहाँ पे फुटर के अंदर आपने जो सेटिंग की वो 7 और ये जो नीचे आ रहा है फुटर की, यानी ये डिटेल्स की आ गई, ये आपके पास वो आ गया, नेविगेशन का आ गया। अब अप्लाई कैसे किया आपने कि responsive layout make two column box stack on top of each other instead of text to each other। स्मॉल स्क्रीन अगर कर देंगे तो एक दूसरे के ऊपर, ये चीज़ आपने देख ली। अब इसके अंदर जो इसका मीडिया है इसको डिफाइन किया @मीडिया से, और इसमें नेविगेशन और आर्टिकल दी और उसकी विड्थ हाइट दे दी, ये आपने इसके अंदर डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने लेआउट फ्लोट, जैसे आपके सामने ये नज़र आ रहा है लेआउट CSS लेआउट फ्लोट आ गया, और ये आपने एक पैराग्राफ दिया। ठीक है, उसके बाद हेडर के अंदर आपने सिटीज दिया, और हेडर की डेफिनेशन में जो सिटीज दिया तो वो आपने यहाँ पे डिफाइन किया था कि हेडर कैसा होगा। ये हेड के अंदर आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, ये हेडर की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि ये ऐसे होगा, तो वो उसी के मुताबिक उस पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, और नेविगेशन की सारे एरियाज की आपने वो इंफॉर्मेशन बताई। इसके बाद आपने ये सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर एक नेविगेशन का जो है ना, जैसे ये आपके पास नेविगेशन का ये, इसके अंदर आपने ये हेडिंग 1 के साथ लिखा लंदन, और उसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नीचे पेज पे यहाँ पे लिख दिया लंदन इज कैपिटल फला फला फला, ये जो है हमारे पास इधर आ गया। आर्टिकल, अभी देखो यहाँ पे नेविगेशन, हेडिंग 1 दिया आर्टिकल, ये लंदन, ये वाली ये लंदन, ये आपका हेडिंग 1, और ये आ गई, ये आर्टिकल वाले सेक्शन में आ गया। और ये जो आपका नेविगेशन वाला जो था, ये रेफरेंस यहाँ पे आ गया, आर्टिकल वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, और फिर ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया, और फुटर के अंदर आपने जो फुटर डिफाइन किया था वो उसके मुताबिक फुटर आ गया। तो अब यहाँ पे ये आपके पास जो है फ्लोटिंग लेआउट की जो एग्जांपल आ गई। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं तो आपको ये बात दोबारा समझ में आएगी। फ्लोटिंग लेआउट क्या है? इट इज कॉमन टू एंटायर वेब लेआउट यूजिंग CSS float property। Easy to learn, just need to remember how float and clear property work। Disadvantage है floating element are tied to the document flow which may harm flexibility। यानी अब इसके अंदर वो डॉक्यूमेंट के कंटेंट के मुताबिक, अब वो जो चीज़ हमने वो देखा था ना वहाँ पे, तो आपका ये नेविगेशन पैन ये बनता था, वो हमने इसको लेफ्ट जस्टिफाई किया, तो यहाँ पे वो इस तरह से आ गया, और फिर सेक्शन आपने इधर कर दिया, और सेक्शन के अंदर फिर आपने वो डिफाइन। ठीक है, तो ये जो इसके मुख्तलिफ पोर्शन हैं उनको आप अलाइन कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फ्लेक्सिबल लेआउट है। Flexible ensure the element behave predictably when the page layout must accommodate different screen sizes and different display। Flexible के वो प्रॉपर्टी आप कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे आपके पास पता हो कि आपकी ये जो वेब पेज है वो डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर जो है वो व्यू की जा सके, तो उसके लिए जो है अब इसमें, यानी उसके लिए फिर हम कौन सी यूज करते हैं? फ्लेक्सिबल वाली यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल के अंदर आप पहले इसको देख लें, ये देख रहे हैं कि ये कैसे अकोमोडेट करता है अपने आप को, यानी जितनी साइज की स्क्रीन होगी उसी के मुताबिक ये एडजस्टमेंट कर। ठीक है, अब इसमें इसके अंदर भी आप देखें उसी तरीके से आपने स्टाइल दिया, बॉडी का दे दिया, हेडर का दे दिया, वो सेम ही है, और सेक्शन बना लिया नेविगेशन का। यहाँ पे अब वो चीज़ जो नई चीज़ आई है वो ये है, वो फ्लेक्सिबल की प्रॉपर्टीज हैं, फ्लेक्सिबल की प्रॉपर्टीज। अच्छा, और इस तरीके से जो है फुटर की आपने वो सेटिंग दे दी, सेक्शन के अंदर आपने वो वेब की फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया, और डायरेक्शन ये हमारे पास ये फ्लेक्सिबल की जो है ना स्टाइल आ गया। अब इसको जब आप अप्लाई किया तो वैसे ही है, आर्टिकल वाले सेक्शन में आर्टिकल दे दिया, नेविगेशन दे दिया, और ये हमारे पास इस तरीके से। अब जैसे हमारे पास इसमें अगर आप जैसे ये प्रॉपर्टी आपने लगाई नेविगेशन की, अच्छा इसमें हेडर आ गया, सेक्शन आ गया, ये नेविगेशन आ गया।
अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसमें। अब ये नेक्स्ट आ गया, फ्लेक्स बॉक्स का आ गया, इसकी डिटेल आ गई। और जो हमारे पास था ना इसमें फ्लेक्स कंटेनर, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज जो इसकी, इसकी आप डिटेल देख लेंगे या क्या अभी बता दूं? यहाँ पे हमारे पास, चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स रैप है, फ्लेक्स फ्लो है, जस्टिफाई कंटेंट है, लाइन एलिमेंट है, लाइन कंटेंट है। ये यानी हमने ये देखा था ना यहाँ पे, ये जो चीजें आ रही थी, ये फ्लेक्स का, यानी इसकी सारी डिटेल जो है कि इसके अंदर जो चीजें यूज हुई थी, आप इसको अगर इसको ओपन करें तो इसके अंदर वो सारी डिटेल आ जाएगी। इसी तरीके से ये जो प्रीवियस था, ये आपके पास सी एस एस फ्लोट एंड क्लियर, ये उसकी वो सारी डिटेल आ गई। फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एलिमेंट शुड फ्लैट फ्लोट, एंड क्लियर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई व्हाट एलिमेंट कैन फ्लोट बिसाइड द क्लियर कंटेंट ऑन विच साइड। अब जैसे अब फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, अब लेफ्ट राइट नन और इनहेरेंट, लेफ्ट करेंगे तो एलिमेंट फ्लोट टू द लेफ्ट ऑफ इट्स कंटेनर, or the element float to the right of its container. Element does not float will display just where it occurs in text. This is default. And the element inherit float value of its parent. अब जैसे एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये, जैसे ये है हमारे पास, ये इस एग्जांपल में इसको आपने इसमें फ्लोट राइट किया हुआ है। अब फ्लोट राइट करते हैं ना तो कंटेंट ही देखें, आपका ये जो चीज़ है ये राइट पे ही रहता है, ये चीज़ राइट पे ही रहता है। अगर इसको आप फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। अब वो कंटेंट जो है ये वो, ठीक है, इसी तरीके से नन कर देते हैं। अब नन करने से वो उसके मुताबिक, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी, ये जो लेआउट की प्रॉपर्टीज आ गई, फ्लोट लेफ्ट राइट, वो देखते थे ना उसमें आपने। अच्छा, उसके बाद नो फ्लोट और क्लियर की जो है हमारे पास, अब यहाँ पे क्लियर क्या है, प्रॉपर्टी स्पेसिफाई व्हाट एलिमेंट कैन फ्लोट बिसाइड क्लियर एलिमेंट ऑन विच साइड। नन करेंगे तो अलाउ फ्लोट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट करेंगे नो फ्लोटिंग एलिमेंट अलाउ ऑन द लेफ्ट साइड, नो फ्लोटिंग एलिमेंट ऑन राइट साइड। इसको जरा देख लें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में ये था। अब इसके अंदर जो है, अब एलिमेंट ये वाले फ्लोट हो रहे हैं, ये फिक्स हैं। इसको अगर देखें आप कम भी करते हैं, ये देखें ये वैसे ही रहते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कट डाउन नहीं हो रहे। तो यहाँ पे अब ये देखें, डिप वन है, इसके अंदर फ्लोट लेफ्ट है, और डिप टू है, और ये इसका बॉर्डर सॉलिड रेड, डिप थ्री में भी लेफ्ट है। अच्छा, अब इसमें ये देख रहे हैं, ये जो विद क्लियर है, यहाँ पे देखिए अब इसमें सेक्शनिंग कैसे हुई है। पहला जो है विदाउट क्लियर, विदाउट क्लियर डिप वन के ऊपर, विदाउट क्लियर क्या करता है ये देखें,
अब ये विद आउट क्लियर में div1, ये div1 लिखा हुआ ये, और div2, ये div2 है और इसके अंदर भी बहुत सारा डाटा है। अब यहाँ पे आपने ये डिफाइन किया और div1 में क्या डिफाइन किया आपने कि div1 में लेफ्ट इसकी विड्थ हाइट दे दी, मार्जिन दे दिया और बॉर्डर दे दिया, जैसे ये div1 का, ठीक है। div2 का आपने बॉर्डर दिया रेड कलर का, ये जो बाहर वाला बॉर्डर है div2 का दिया। अच्छा, और div3 के अंदर आपने वो लेफ्ट किया, उसका बॉर्डर दिया, उसकी विड्थ हाइट दी। div4 जो है वो सॉलिड रेड और लेफ्ट। अब इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी थी, क्लियर क्या किया, लेफ्ट, और इसके अंदर यानी इसकी जस्टिफिकेशन लेफ्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो विद क्लियर के अंदर div3 में दे दिया आपने, ये div3 के अंदर आप div3 दे देते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद div4 में यहाँ पे आपने div4 हेयर clear left move div4 down below the floating div3, the value left clear element float to the left, you can also clear right and both। अच्छा, अब इसके अंदर जो div2 था, notice that div2 is after div1 in the HTML code, however since div1 float to the left, the text in the div2 float around div1। यहाँ पे देखिए अराउंड का रन देख रहे हैं, यहाँ पे देखें div2 क्या है, after div1 in the HTML code, however since div1 float to the left है, then it text in the div2 float around div1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो टेक्स्ट है अराउंड div1 के जो है ना, ये div1 है, इसके बाद दिया तो ये इसके अराउंड ही रहेगा जब टेक्स्ट कमोडेट करते हैं दोनों साइड। और यहाँ पे जो नीचे है हाउवर, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्लियर लेफ्ट, इधर जो div4 है उसकी प्रॉपर्टी में क्या किया है, क्लियर लेफ्ट। क्लियर लेफ्ट का मतलब है कि अब देखिए यहाँ पे ये इसके अराउंड नहीं रहता, यहाँ पे अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखें वो अलग से है। इसकी अगर यहाँ पे अगर फर्ज किया मैं क्लियर राइट करता हूँ, अब ये उसी के गार्डन है राउंड ही, लेकिन राइट, और लेफ्ट करते हैं तो वो इस तरीके से वो उसके लेफ्ट को जो है के अकॉर्डिंगली आ जाता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, लेफ्ट राइट बोथ, बोथ करते हैं, आप यहाँ पे बोथ करके देखिए, राइट करते हैं ना हमारे पास, ये इस तरीके से, और ये इसकी जो है डीप की प्रॉपर्टी,
ठीक हो गया। चलें इसको आप ट्राई करें। अच्छा उसके बाद हमारे पास था ये फ्लोट की एग्जांपल आ गई। ये देखिए ये फ्लोट करते हैं। अच्छा अब इसमें इमेज साइड बाई साइड है, इमेज का साइज कम हो रहा है देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ है, स्टाइल में आपका बॉर्डर बॉक्स आ गया, इमेज कंटेनर लेफ्ट है और क्लियर फिक्स आफ्टर है, यानी इसके बाद का जो है। और यहाँ पे अब आपके पास वो क्लास आ गई क्लियर फिक्स, डिव के अंदर क्लियर फिक्स वाली डिव यूज की और उसके अंदर इमेज कंटेनर है और उसमें क्लियर बोथ है, यानी दोनों साइड क्लियर के हिसाब से। और फिर इमेज में जो है वो इमेज लगा दिए और इमेज के लिए जो है डिव इमेज कंटेनर यूज किया। और इमेज कंटेनर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये हमेशा जो है लेफ्ट 33.3 की पैडिंग के साथ होगा, यानी दोनों के दरमियान जो है पैडिंग 5 की आ गई। और विड्थ जो है ये ये हर इमेज जो है कितना लेगा, 33 पोर्शन लेगा। हर इमेज क्या लेगा, 33 पोर्शन ऑफ स्क्रीन। यहाँ पे देखें ये कितना इसको अकोमोडेट करता है, जैसे स्क्रीन का 33rd पोर्शन लेता है, 33rd इसने लिया, 33rd इसने लिया, 33rd इसने लिया। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक चीज और थी, ये तो हो गया सी एस एस फ्लोट और क्लियर हो गया। ये इनलाइन ब्लॉक आप लोगों ने पढ़ा था क्यों भाई? नहीं सर। अच्छा ये तो मैं उधर था। चलो खैर इसके बाद हमारे पास था ये ब्लॉक इनलाइन। अच्छा अब आपके पास ये जो टैग होते हैं, जी कुछ टैग जो है हमारे पास जो है वो ब्लॉक लेवल के हैं। जैसे हमारे पास ये आपने block level element always start on a new line and take up the full width available। जैसे फुल विड्थ हमारे पास आप लोगों ने पढ़े भी हैं कुछ चीज़ें, मसलन जैसे आपके पास एच आर है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, इसको ज़रा देखिए। मैं आपको ये हमारे पास यूज हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने इसको दिलाया। अब आप देखिए ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, स्टाइल विड्थ लाइन लेफ्ट मार्जिन, और इसकी विड्थ 50% रखी है। ठीक है, इसके अगर विड्थ जो है 50% नहीं रखते, मैं यहाँ पे एक और लगाता हूँ, इसके यहाँ पे मैंने लगाया है एच आर। इसको रन करते हैं, ये लाइन देख रहे हैं ये पूरी है, यानी इसका स्पैन जो है जितनी आपके पेज का स्पैन होगा उतना ही होगा। अभी देखें
स्पैन कम हो रहा है तो उसके मुताबिक ही बन रहा है। तो इसकी वायबिलिटी जो है वो किस पे है, ब्लॉक लेवल पे है। अब इसको बात को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमारे पास जो ये देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन एंड मेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल, stretch out to the left and right as far it can। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, बेशक आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर दें उसी लाइन में, लेकिन इसका बिहेवियर वही होगा, चेंज नहीं होगा। नई लाइन से स्टार्ट होता है, नई लाइन से स्टार्ट होता है। अब वो कौन कौन से टैग हैं कि जो नई लाइन से स्टार्ट होते हैं और फिर वो, जैसे आप देखें आर्टिकल किया नई लाइन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। आपने डी डी डिफाइन सेल डिफाइन करते हैं उसके अंदर, टेबल के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करता है, नई लाइन से डिव बनाते हैं, हेडर देते हैं, लिस्ट आइटम देते हैं, नैब देते हैं। तो ये सारे जो है वो ब्लॉक लेवल के, ये सारे क्या है, ओएल करते हैं। ओएल आप चाहे इकट्ठे एक लाइन में भी दे दे ऑर्डर लिस्ट, तो सारे नई लाइन में आते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये ब्लॉक लेवल जो है, ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। div एलिमेंट इज ब्लॉक लेवल। तो ये हेलो वर्ड करते हैं div के अंदर। तो वो अच्छा, अब जैसे यहाँ पे है, ये आपने कहा ये हेलो वर्ड दिया, दिया है ना आपने हेलो वर्ड div के अंदर, बॉर्डर ब्लैक हेलो वर्ड। अच्छा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहीं पे अगर मैं एक और दे देता हूँ, तो होना तो ये चाहिए यहीं पे देता है, इससे आगे दे देता, लेकिन इसने क्या किया, वो नेक्स्ट लाइन पे जाके देता। किस पे जाके देता, नेक्स्ट लाइन में जाके। तो इसका वो क्या है, इसका जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का क्या है, न्यू लाइन के ऊपर करता है, ठीक है। अगला जो है हमारे पास इन लाइन एलिमेंट है। इन लाइन क्या है, वो inline does not start on new line and it only take up as much width as necessary। उतना ही लेता है जितना हमारे पास, जैसे अभी ये स्पैन है, अब ये स्पैन की एग्जांपल ले लेते हैं। मसला आपने अभी ये ट्राई किया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी किया, स्पैन हेलो वर्ल्ड, इसके बाद एक और देता हूँ, तो वो यही जितनी उसकी जगह है उतनी ले लेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, कि जैसे आपका एंकर है, आप लिंक लगाते हैं ना, एब्रीविएशन लगाते हैं, बोल्ड करते हैं, बिग करते हैं, ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक है, ठीक है। बटन लगाते हैं, साइड कोड, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास क्या आ गए, इनलाइन एलिमेंट इमेज। उसके बाद आ गया div एलिमेंट। div एलिमेंट इज ऑफन यूज एज ए कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट। ये किसके तौर पे काम होता है, कंटेनर के तौर पे काम होता है। जैसे हमारे पास ये है, और div element has no required attribute but style, class and id are common। we use css div elements, हम क्या करते हैं css के अंदर यूज कर लेते हैं। या इसकी एग्जांपल देख के कोई एक सेशन ब्रेक करते हैं, फिर दोबारा दूसरा स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने div बना ली, कलर दे दिया, उसकी पैडिंग वगैरह दे दी, तो वो सारा उसी के ऊपर अप्लाई होगा। हालांकि यही चीज़ अब देखें ना, फर्ज किया मैं, ये पैराग्राफ है, इसी को मैं div के बाहर लिखता हूँ, तो अब इसके ऊपर वो वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होगी। ये जो है नॉर्मल हो गया। तो ये इसके ऊपर क्या है, div की जो प्रॉपर्टी, उसकी पैडिंग, उसका कलर, बैकग्राउंड, ये जो चीज़ें आपने सेट की है, तो वो एक ब्लॉकिंग बना दी एक अलग ब्लॉक के ऊपर। अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं, मतलब आपने यहाँ पे ये करेक्टरिस्टिक्स खुद दी, और यहाँ पे आप कहते हैं जी ये कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे div क्लोज किया, और इसका जो है ये पिंक कर दिया, तो ये हमारे पास अलग से आ गया। इसकी पैडिंग 10 कर दी, ठीक है। इसका कलर जो है वाइट करने की बजाय ग्रीन कर दिया, तो जैसे आप करेंगे वैसे, ठीक है। तो ये एक
अलग जो है वो एक डिवीजन बन गई, div से क्या बन गई, एक अलग डिवीजन बन गई, उसके ऊपर आप जो रूल अप्लाई करते हैं फिर वो अलग से हो जाएगा। तो ये div एलिमेंट, अब div एलिमेंट कौन कौन से हैं जिसके अंदर, div के अंदर आप स्पैन एलिमेंट हो गए, ये तो वो अलग पहले पढ़ ही लिया है। div एलिमेंट के अंदर आप स्पैन एलिमेंट इज एन इनलाइन कंटेनर, वो div के अंदर यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये अभी मैं इसमें ब्रेक लेते हैं, इसके बाद 5 मिनट बाद दोबारा आते हैं।